सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाई हुई है, पर वो फेल इस बात पे करती है कि पेशेंट एजुकेशन लैक कर रहा है। कैंसर के जो स्क्रीनेबल कैंसर हैं, एटलीस्ट उनके जो प्रोग्राम है वो हमारे जो निचले स्तर पे जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आरोग्य मंदिर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेरे हिसाब से ये 7 से 8% तक जो है जीडीपी का बजट जो है हेल्थ के लिए एलोकेट होना चाहिए। जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं अपना, तो उनको तमाम चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके उनको वास्तविक राशि नहीं मिल पाती है। और आयुष्मान भारत में जो रेट्स हैं वो काफ़ी मिनिमल है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मौजूदा एम्स के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अगर आप जाएंगे, वहाँ की ज़मीनी परिस्थिति देखेंगे तो लंबी कतार में गरीब तबके के लोग पड़े हैं। 14 एम्स हॉस्पिटल जो है कंट्री में खोल दिए हैं, पर वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट को आप इतनी सैलरी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, वो काहे के लिए जाएगा एम्स में काम करने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको 5 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है। MBBS एक बहुत मुश्किल पढ़ाई है और कई 5 साल बहुत महंगी भी है विदाउट डाउट। और सिर्फ 5 साल MBBS नहीं होता, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती है। एक बार कह देने से वो यूं ही रीनीट नहीं हो जाता, उनका ऐसा कहना है। आई बिलीव कि अगर ऑप्शन आता है तो करना चाहिए, कि रीनीट होना चाहिए। उससे जो है तो हम टीबी में कंट्रोल पाए थे, वैसे ही अगर मोहल्ला क्लिनिक में भी करते तो मुझे लगता है, पर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इतनी ज़रूरत है कैंसर ट्रीटमेंट की या दूसरी बीमारियों की, अगर देखा जाए तो अभी तक वो 30 से 35% तक ही फैसिलिटीज़ है हमारे पास अवेलेबल है। मुश्किल 8% पेशेंट ही लाभ उठा पाते हैं, बिकॉज मेजोरिटी के कार्ड नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। अगर ट्रीटमेंट का वैसे मैं बात करूं या डायग्नोस्टिक की, तो भारत में सबसे चीप रेट है, सबसे सस्ता यहाँ पे इलाज, कैंसर का इलाज, सारा इलाज यहाँ पे सस्ता। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इस बार के बजट में निगाहें हैं, हेल्थ सेक्टर उनमें से एक माना जा रहा है। वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्रों में लगातार अलग अलग पहल की जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई मापदंडों में केंद्र सरकार को खरा उतरना बाकी है। इस बार का खासकर स्वास्थ्य बजट कैसा हो, इस मसले पर चर्चा के लिए हमारी ये पेशकश है और हमारे पास तमाम दिग्गज डॉक्टर्स की एक श्रृंखला मौजूद है। इन तमाम डॉक्टर्स से ही हम स्वास्थ्य बजट कैसा हो इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समीर भाटी हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। डॉक्टर रमेश दत्ता हैं, एक्स डायरेक्टर हैं DMA के। डॉक्टर विभावरी भूटानी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर संदीप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा दिग्गज आप ही हैं, तो हेल्थ बजट से जुड़ा सबसे पहला सवाल आपसे ही, इस बार का बजट कितनी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? क्या मापदंड उसमें तय होने चाहिए? किस तरह, क्या अपेक्षा आपको लगती है इस बार के हेल्थ बजट से? सबसे धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है कि WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि हर 100 आदमी के ऊपर जो 100 जो है आदमी हैं हमारी पॉपुलेशन के, उनमें 3 बेड्स होने चाहिए। पर हमारे देश में अभी तक 1.3 बेड्स हैं, तो 1.7 बेड्स की अभी तक कमी है। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि इसको कैसे पूरा किया जाए। उसके लिए नए नए हॉस्पिटल खोले जाएं, नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, नए नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएं, ताकि वो उन बेड्स को, उन हॉस्पिटल्स को, तभी अगर आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दोगे, आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। आगे भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पर अभी तक डॉक्टर्स नहीं जो है प्रॉपर वहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। 100 बेड, 150 बेड्स, 200 बेड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो कि कुछ विलेजेस को मिला के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनता है, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए और वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ क्रिएट की जानी चाहिए, ताकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, उनके लिए अकोमोडेशन हो, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का जो है साधन हो। सब मैं आपको रोक रहा हूँ, आप अलग अलग शहरों का रुख करते रहते हैं और तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भी आपका ध्यान रहता है।
इस तरह की मेजर प्रॉब्लम भी रहती है लोगों को। जो गांव दराज के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग आते हैं, वो हेल्थ के लिए अपनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड इसलिए हो पाती है उनको क्योंकि उनको जो सब्सिडी के वादे तो कर दिए जाते हैं तमाम, लेकिन वो सब्सिडी उन्हें मुहैया नहीं हो पाती है। और हेल्थ सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा इस हेल्थ बजट को लेकर भी लोग देख रहे हैं कि क्या हेल्थ सब्सिडी में इजाफा होगा। तो क्या आप सोचते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। वो तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो होने चाहिए वो तो एक प्राइमरी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इंश्योरेंस, जो कि आयुष्मान भारत बड़ी अच्छी योजना है जिसको कि जो है पर ये लिमिटेड जो है लोगों तक सीमित है। तो मतलब इसको बढ़ावा देना चाहिए और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम्स के अंडर कवर किया जाए ताकि उनको हेल्थ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, प्राइमरी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब बता रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं चाहता हूं डॉक्टर समीर भाटी से बात करूं। हेल्थ इंश्योरेंस को लेके लंबे वक्त से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रावधान तो अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो गरीब तबके तक अभी प्रॉपर सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार को इस तरह की क्या योजनाएं लाने की जरूरत है आपके पास? हाँ, देखिए, भारत सरकार जिस तरह से अभी जो G20 हुआ था उसमें भी आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की गई थी और आयुष्मान मुद्दा एक पहले से उनकी उसमें रहा है कि इसका दायरा और बढ़ाएंगे। इस बार जो एंटरिंग बजट था उसमें भी इस चीज़ का प्रावधान रखा गया है कि इसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाएंगे। अभी जैसे आपका इसमें 5 लाख के करीब का बीमा है जिसको कि वो 10 लाख के करीब तक लेकर आएंगे। पर फिर भी यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो पेशेंट रेफ़र होके जाएगा, काफ़ी हद तक कुछ सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, पर अगर हायर ट्रीटमेंट के लिए उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो वो उसके अंदर कई बार कवर नहीं हो पाती क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा का खर्चा आता है। दूसरा, उसमें जो प्राइस रखे गए हैं वो अभी काफ़ी कम है, जिसमें कई बार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैच नहीं होती, तो वो प्राइस लिस्ट भी उसमें रिवाइज करनी ज़रूरी है ताकि उसका ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। प्राइस लिस्ट की तो बाद में बात, सवाल मेरा ये था कि गरीब तबके के लोग इंश्योरेंस तो नाम का उनको अलग अलग जगह का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं अपना तो उनको तमाम चीज़ें उसमें ऐड ऑन करके उनको वास्तविक राशि नहीं मिल पाती है। उसमें से कई चीज़ें कट जाती हैं और उन्हें जो है 20% 30% ऐसा उन लोगों को कहना है उतनी ही राशि मिल पाती है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ओर से बजट तो पास हो जाता है ऊपर से, लेकिन वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट का भी रोल है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का, NHA का भी रोल है। तो मैं वही समझ रहा हूँ कि इसके अंदर कई पॉलिसी डिसीजंस को और रॉबस्ट तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, इंश्योरेंस में जैसे आपने पूछा कि इंश्योरेंस में अभी हमारा मेन कवर्ड क्या होता है कि आपका IPD सर्विसेज कवर्ड होती है, पर उसमें OPD सर्विसेज अभी भी कवर्ड नहीं है। और जैसा हम भारत में बात कर भी रहे हैं कि NCDs काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, अभी अगर आपको कोई प्रिवेंटिव हेल्थ टेस्ट कराना पड़ेगा तो वो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होगा, वो उसमें नहीं कवर्ड होगा। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा प्रिवेंटिव टेस्ट की तरफ नहीं मुड़ते। उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसका वो पेमेंट करते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका वो वाला बेनिफिट ले नहीं पाते कि जब उनको इमरजेंसी होगी तभी वो उनके पास पॉलिसी उनके लिए एप्लीकेबल होगी। क्या तथ्य और ऐड ऑन होने चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के? देखिए, जैसा हम अभी बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जिस स्तर पे बात चल रही है, पर अभी भी अगर मेडिकल इक्विपमेंट की मैं बात करूं, खासतौर पे इमेजिंग सर्विसेज में बात करूं, तो अभी भी हमें बहुत सारी जो भी इक्विपमेंट है, हायर एंड वाले इक्विपमेंट है, वो हम लोगों को इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो जो मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट है वो अभी खास तौर पे हेल्थ केयर पे उस लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो खास तौर पे जो मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनियां, उनको अगर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव या PIL स्कीम देगी तो उसमें उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि यहाँ पर वो मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो सके। ठीक है, मैं आऊँगा डॉक्टर साहब आप पे। मैडम, आप बताइए मुझे, अभी आयुष्मान भारत का जिक्र हुआ, नए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को गाँवों से जोड़ने का जिक्र हुआ, लेकिन आयुष्मान भारत योजना, इसको लेकर केंद्र सरकार लंबे वक्त से तमाम आरोपों के घेरे में भी रहती है। इस तरह के सवाल भी उठते रहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना तो एक अच्छी योजना है, लेकिन वो उसकी जो राशि है, उसका कार्ड का जो लाभ है, वो
गांव में दूर दराज के बैठे तबके को नहीं मिल पा रहा है, इस तरह की योजना में सुधार के लिए बजट में क्या प्रावधान ऐड ऑन करते हैं इस योजना को, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाई हुई है, पर वो फेल इस बात पे करती है कि पेशेंट एजुकेशन लैक कर रहा है, इन द सेंस कि पेशेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि ये योजनाएं एग्जिस्ट करती हैं। इसका बहुत गैप है, क्योंकि हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि आप कार्ड बनवाइए, आप फ्री ऑफ सर्विस लाइक कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि आप योजना बना देते हैं पर पेशेंट कैसे पहुंचे वहाँ तक। तो गवर्नमेंट शुड रियली वर्क ऑन पेशेंट एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। तो सवाल आपसे इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं, क्या वो आयुष्मान योजना का कितने फीसदी लाभ उठा पाते हैं, अगर आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, मुश्किल मतलब 8% पेशेंट ही लाभ उठा पाते हैं, बिकॉज मेजोरिटी के कार्ड नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। एंड हम भी कहते हैं, फोर्स करते हैं उनको कि बनवा लीजिए, पर इसमें मेजोरिटी का नहीं हो रहा है इस वक्त। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास और तमाम मुद्दों पर बात होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं एक कमेंट आपका आयुष्मान भारत योजना की मौजूदा स्थिति पर जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये समझूंगा आपसे कि आने वाला जो हेल्थ बजट है उस पर क्या कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, क्या क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मेनली जो पेशेंट केयर के साथ साथ पेशेंट केयर सबसे ज़रूरी चीज़ है, और आयुष्मान भारत में जो रेट्स हैं वो काफ़ी मिनिमल है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। सो जब वो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है रेट्स में, तो फिर ऑटोमेटिकली कई लोगों को उसको लाभ नहीं मिलेगा। भाई वो तो लिमिट, अब हर कोई चाहेगा अगर मेरा बिल्कुल फ्री में इलाज हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, तो उसका एक परसेंटेज उसकी हेल्प हो सकती है। ठीक है डॉक्टर रमेश, एम्स हॉस्पिटल की संख्या में बढ़ोतरी की मांग तो लगातार हो रही है कि एम्स हॉस्पिटल बनने चाहिए, लेकिन जो मौजूदा एम्स के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर अगर आप जाएंगे, वहाँ की ज़मीनी परिस्थिति देखेंगे तो लंबी कतार में गरीब तबके के लोग पड़े हैं, और इस तरह की बातें भी होती रहती हैं कि उनको आसानी से वहाँ पर जगह मिल जाती है जो कोटे के लोग हैं। एम्स के हॉस्पिटल में गरीब तबके को आसानी से इलाज मिल सके, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किया? हाँ, देखिए, अब गवर्नमेंट ने अभी तक 13-14 एम्स हॉस्पिटल जो है कंट्री में खोल दिए हैं, पर वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है। तो आप ये देखिए ना, हॉस्पिटल बिल्डिंग को देखने से क्या फ़ायदा। अगर आपके बेड 500 बेड का हॉस्पिटल आप एम्स ने बना दिया, तो बेड तो 50 ही बेड जो है यूटिलिटी हो रही है, बाकी 400 बेड तो बंद पड़े हैं। ठीक है, वो ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं, आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है ओपीडी में उनको मरीजों को देखने के लिए, तो आपके लैब जो है वो काम नहीं कर रही है टेस्टिंग के लिए, तो जो है आपको पुअर पेशेंट को मेडिसिन नहीं प्रॉपर मिल रही है हॉस्पिटल से, तो वो क्या करेगा? वो तो यही जो है वो तो डिस्गस्ट होके जो है वापस आ जाएगा, और वो जो है एम्स के बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि ये एम्स जो है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है माने गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को जो है मतलब चीपर कॉस्ट, क्योंकि एम्स में कुछ टेस्ट जो है कम लागत में होते हैं। अगर उनको जो है ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सीटी स्कैन जो है या एमआरआई है वो कहाँ का एम्स दिल्ली को छोड़ दीजिए, ये तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश की, अगर इसको छोड़ दीजिए तो बाकी जगह तो नए एम्स बनाने की बात हो रही है, लेकिन जो एम्स हैं, मौजूदा एम्स हैं, उनकी हालत बहुत लचर है। वहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है और जो संसाधन है वो भी नहीं है, और उसको लेकर बजट में मुझे नहीं लगता पिछले बजट में भी कोई खास जिक्र। हाँ, तो ये सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए भाई। मैक्सिमम बजट देखिए, आपका जीडीपी का 3% भी बजट जो है हेल्थ के ऊपर नहीं खर्च होता। मेरे हिसाब से ये 7 से 8% तक जो है जीडीपी का बजट जो है हेल्थ के लिए एलोकेट होना चाहिए। अगर ये बजट एलोकेट हो जाएगा तो फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ेंगे, डॉक्टर्स भी निकलेंगे, और डॉक्टर्स को गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए भी वो काम करें। बेशक वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या एम्स हैं, क्योंकि एम्स में सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। सुपर स्पेशलिस्ट को आप इतनी सैलरी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, वो काहे के लिए जाएगा एम्स में काम करने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको 5 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है, और आप उसको 1.5 लाख रुपया अगर एम्स में देंगे तो वो कहाँ से वो काम करेगा? वो तो ये सोचेगा कि मैं तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक है। फिर उसके बच्चों को जो है वो एजुकेशन की फैसिलिटी भी है, रहने का भी है, और इंसेंटिव्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये है वो है। अब एम्स तो खोल दिए हैं, थोड़ा सिटी से बाहर हैं या कुछ हैं,
तो पर वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, रादर दैन मेकिंग ए बिल्डिंग एंड टेलिंग दिस इज एम्स। Oh, जी, we have opened a very super specialty hospital, but results are meager. देखिए डॉक्टर साहब, अगर एम्स का जिक्र हुआ तो वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर्स का भी जिक्र होगा, और ट्रेनी डॉक्टर्स का जिक्र होगा तो हालिया जो नीट का मसला हुआ उसका भी जिक्र ज़रूरी है। नीट में जब इस तरह के घोटाले होते हैं, जो 58% या फेल्योर छात्र जब नीट पर टॉप कर जाते हैं और एम्स में जगह बनाते हैं, तो सवाल ये भी उठता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एम्स की लचर व्यवस्था, तो एम्स की लचर व्यवस्था का एक जिम्मेदार नीट जैसे घोटाले भी हैं। तो ये जो इस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, आगामी डॉक्टर्स का, आगामी मेडिकल इंडस्ट्री का भविष्य क्या अधर में है, और हेल्थ बजट में इसका भी जिक्र हो। ये ज़रूर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बताया कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल बनाती है, तो उस हॉस्पिटल, आप ये देखिए कि उसका रिजल्ट आने में तो समय लगेगा। बजट हेल्थ बजट इसमें इस तरह का लाया जाए कि सिक्योरिटी सिस्टम पेपर लीक का इतना टाइट हो, इस तरह का बजट उस बजट में उसको भी शुमार किया जाए, इसलिए ऐसा सवाल। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, इसमें मैं वही बता रहा हूँ कि वो बहुत सारी अथॉरिटी, इसमें NHA भी शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है, तो डेफिनेटली ये पॉलिसी डिसीजन है। और अब जिस तरह से लूप होल्स आई हैं उसके ऊपर अब काम तो चल रहा है, और डेफिनेटली समझता हूँ कि इसके कानून में भी प्रावधान आएगा। और इसके लिए हेल्थ बजट की देखिए स्पेशली बात करें तो हेल्थ बजट का अभी तो हम जिस तरह से हमारा डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी टियर 2 टियर 3 एरियाज़ के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं अभी पहुंच पा रही है, वो एक बहुत प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा, अभी जैसे आपने डॉक्टर्स की तो बात की, इसके अलावा जैसे कोविड में भी हम लोगों ने देखा, पेंडेमिक में भी, कि हमारी जो पैरामेडिक्स की है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट तरीके से जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हमें वो रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर विभावरी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, चूंकि आप यंग डॉक्टर मालूम पड़ रही हैं और एक अच्छे संस्थान से शिक्षित हैं, मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एक आम घर का अगर एक MBBS कोई करना चाहता है तो उसको फीस लाखों रुपए में जेब ढीले करने पड़ते हैं। क्या आगामी बजट में हेल्थ एजुकेशन को लेकर कुछ खास प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे गरीब तबके का आदमी भी MBBS जैसी डिग्री हासिल कर सके? जी डेफिनेटली, बिकॉज देखिए MBBS एक बहुत मुश्किल पढ़ाई है, और कई 5 साल बहुत महंगी भी है विदाउट डाउट। और सिर्फ 5 साल MBBS नहीं होता, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक सपोर्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए कि वो ऐसी एजुकेशन ले पाएँ और उसके लिए पढ़ पाएँ, किताबें उपलब्ध करवाई जाए उनके लिए, ताकि वो कल को हमारे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ पाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्ट्रॉन्ग हो पाए इसके लिए। एंड जैसे नीट एग्ज़ाम का भी आपने किया, उसमें नीट की प्रिपरेशन इटसेल्फ के लिए कई साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो हमें इन सब की, और आखिर में पेपर लीक हो जाता है, और फेल जो छात्र हैं, जो हाई स्कूल इंटर में फेल हैं, वो 15-15 लाख 20-20 लाख दे के वो टॉप कर जाते हैं। पेपर लीक, और जो पढ़ रहा है वाकई में एजुकेटेड है वो फेल हो रहा है, और या तो फिर वो ग्रेस मार्क का अधीन है, ग्रेस मार्क के। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी डेफिनेटली, ये जो इंसिडेंट हुआ है नीट पेपर लीक का, ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। इसने काफ़ी बच्चों की हिम्मत भी तोड़ी है, बिकॉज काफ़ी सालों तक हम बहुत मेहनत करके नीट का पेपर क्रैक करके फाइनली एडमिशन लेते हैं, फिर काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, अगर इसमें रैंक अच्छी आई तो दोबारा बैठते हैं बच्चे इसमें। पर अगर चीटिंग करके इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ बच्चों के लिए धोखा नहीं है, ये आपके अपने पेशेंट्स को भी करोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपको उस वक्त कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। आप खुद हो, आपके पेशेंट की जान आपके हाथ में है। अगर आप सही से इलाज नहीं कर पाओगे तो उस वक्त कोई चीट करने के लिए आपको हेल्प नहीं कर सकता इस चीज़ में। तो अच्छा, एक मुद्दे से इतर भी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। रीनीट की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, रीनीट के पक्ष? जी मैं तो हूँ रीनीट के पक्ष में। जिन बच्चों को दिक्कत, जो डिजर्व करता है वही आगे आना चाहिए, एंड अगर एग्जाम रीनीट अगर ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, एक US के डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि रीनीट की जो बात कर रहे हैं वो बात काफ़ी ज़्यादा बचकानी है। डॉक्टर रवि गोडसे हैं US के, उन्होंने जिक्र किया कि रीनीट अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो एक परीक्षा के संचालन में बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है। आप एक बार कह देने से वो यूं ही रीनीट नहीं हो जाता, उनका ऐसा कहना है। क्या आप नज़रिया रखना चाहेंगी इस तरह के वक्तव्य?
देखिए नीट एग्ज़ाम एक्सपेंसिव है क्योंकि इतने सेंटर्स चलते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, पूरा खर्चा इसमें काफ़ी आता है। बट देखिए, बट देन अगेन ये बात है आपके यूथ को इंसाफ दिलाने की, ये बात है आपके यूथ को एनकरेज करने की। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो गवर्नमेंट आपके साथ है और वो आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग होते हैं, पर आपको एट द एंड ऑफ इट आपके यूथ के, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो आई बिलीव कि अगर ऑप्शन आता है तो करना चाहिए, कि रीनीट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और हेल्थ बजट में अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहें, आपसे ये सवाल नहीं हो पाया कि हेल्थ बजट में ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान जाना जरूरी है? जी देखिए, इस हेल्थ बजट में हम चाहते हैं कि HPV वैक्सीनेशंस निशुल्क प्रोवाइड करें सभी फीमेल्स को, बिकॉज HPV वायरस की वजह से लैरेंजियल एंड सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। एंड जब तक इसके सिम्टम्स आते हैं ये बहुत लेट हो चुका होता है। एंड इसको ट्रीट करना या इसका डायग्नोज करना बहुत सरकार के लिए इसके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन यंगर एज पे सभी फीमेल्स के लिए निशुल्क प्रोवाइड करी जाए, ताकि डिजीज बर्डन एंड ट्रीटमेंट लोड कम होए सरकार के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे एक अहम सवाल। एक गांव का शख्स अपने फेसबुक की पोस्ट पर लिखता है कि मेरी माँ के बीमार होने पर मैं हरदोई के एक गांव पर मौजूद था, जहां से 150 किलोमीटर दूर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल था, जिससे मुझे तत्काल अपनी माँ को सुचारू इलाज नहीं मिल पाया। जब इस तरह की पोस्ट सामने आती है तो दिल्ली सरकार की एक योजना मोहल्ला क्लिनिक का भी जिक्र होने लगता है। इस तरह की बात भी होने लगती है कि राजनीति भाई अपने इतर हो, एक जगह हो, लेकिन इस तरह की योजना को केंद्र सरकार भी ध्यान दे और शहरों शहरों में इस तरह के क्लिनिक भी बनाए जाएं। मोहल्ला क्लिनिक उनको नाम दिया गया। क्या केंद्र सरकार को आगामी बजट में इस तरह के क्लिनिक भी शहर शहर में बनाने चाहिए, जिससे जो निम्न तबके का इलाज है, निम्न तबके तक उच्च तबके का इलाज पहुंच पाए? कैसे देखें इसको ना, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में आंसर करूँगा। पहला तो ये है कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि 80 to 90% इमरजेंसी जो होती हैं, अगर उनको प्रॉपर डॉक्टर हो और वो प्रॉपर फैसिलिटी मिल जाए तो वो मैनेज हो जाती है। 10% ऐसी होती हैं जिनमें कुछ काम नहीं करता, हमें हायर स्पेशलिटी की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे टेक्निकल लोग बिठाने चाहिए जो चीज़ को समझें और उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। और उसके लिए उनको और जो है ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वहाँ पे वो प्रॉपर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और वो उस लोकल एरिया के हों कि वो पेशेंट को ज़्यादा बढ़िया इंटरेक्ट करके समझा सकते हैं। भाई आप दिल्ली से किसी को झारखंड भेज देंगे, उसके लिए वो नई भाषा समझ आएगी। तो मोहल्ला क्लिनिक इस बेस पे बना था कि भाई कि जो आम वर्कर्स हैं और जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो वहाँ जाके बैठे और आम वर्कर्स वहाँ लोगों को सेंसिटाइज करें और आके जो है वो लोगों का इलाज मुफ्त में हो। अब उसमें एक मुझे लगता है जो लैक्स रह गया कि साथ साथ इनको एक लैब भी बनानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ प्राइवेट लैब्स आ गई तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो मर्जी हो। अगर साथ में लैब्स भी होती, अगर बेसिक टेस्ट भी लोगों के हो जाते तो मुझे लगता है ये बहुत कामयाब स्कीम थी। जैसे डॉट सेंटर में होता है कि भाई दवाई भी दे रहे हैं, साथ साथ स्पूटम का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर देते हैं और कुछ एड ऑन टेस्ट है वो भी कर देते हैं। तो उससे जो है तो हम टीबी में कंट्रोल पाए थे। वैसे ही अगर मोहल्ला क्लिनिक में भी करते तो मुझे लगता है, पर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम। बड़े इलाज के लिए 150 किलोमीटर का सफर तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं पड़ता, और अगर वही प्राइमरी सेंटर में अगर वो फैसिलिटीज दें तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा, टीबी कंट्रोल की तो बात हो गई, लेकिन कैंसर कंट्रोल की भी बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर जब गंभीर रूप से शरीर पर हावी होता है तो लोग विदेशों का रुख करते हैं। भारत में कहा जाता है कि वो उस तरह की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं। क्या हेल्थ बजट हर बार जो जारी होता है उसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि दिन ब दिन जो है अब डिटेक्शन सिस्टम जो है अच्छा हो गया है और वो जो है डिटेक्ट होती जा रही है। उसके लिए ट्रीटमेंट इंडिया में अब तो थोड़ा बढ़ गई है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है, पर इसको काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी अगर जितनी ज़रूरत है कैंसर ट्रीटमेंट की या दूसरी बीमारियों की, अगर देखा जाए तो अभी तक वो 30 से 35% तक ही फैसिलिटीज़ है हमारे पास अवेलेबल हैं, और कैंसर की ट्रीटमेंट बड़ी एक्सपेंसिव है, उसका इक्विपमेंट जो है वो। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चीपर रेट पे जो है इक्विपमेंट को इंपोर्ट करना चाहिए,
GST और ये जो है अपना ये कस्टम्स एंड ऑल दैट दे शुड बी एग्जम्प्टेड। अच्छा डॉक्टर समीर, टीबी की बात हो गई, कैंसर की बात हो गई, और किसी डिजीज़ पर आप अगर प्रकाश डालना चाहें कि इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके इलाज की इस तरह की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग ने आज से 15-20 साल पहले पोलियो पर एक अच्छा बजट निकालकर गली गली में पोलियो पिलाकर उसको पूरी तरह से मुक्त किया। क्या आज कैंसर को लेकर भी इस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है और इस तरह के बजट की भी ज़रूरत है? और कोई अगर इसके अलावा किसी बीमारी पर आप प्रकाश? बिल्कुल, देखिए जैसे आप कैंसर की बात कर रहे हैं तो भारत में एक्चुअली क्या चुनौती है, सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी कैंसर है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे डिटेक्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो कैंसर में ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन। तो एक तो कैंसर के जो स्क्रीनेबल कैंसर हैं एटलीस्ट उनके जो प्रोग्राम है वो हमारे जो निचले स्तर पे जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आरोग्य मंदिर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो स्क्रीनेबल कैंसर और जिनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है वो वाले कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके ओरल कैंसर हो गए, या आप देखेंगे छोटे शहरों के अंदर इसके कैंसर के मामले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ओरल स्क्रीनिंग का अवेयरनेस और ओरल स्क्रीनिंग का प्रावधान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होना चाहिए ताकि आप समय रहते हुए उसको डिटेक्ट कर पाएँ, अर्ली स्क्रीन कर पाएँ। दूसरा वैक्सीनेशन भी है, जैसे HPV आ गई तो वो कैंसर की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीनेशन। ब्रीफ तरीके से बता रहे हैं इन तमाम अलग अलग प्रोसेस को, लेकिन फिर भी आज एक बड़ा तबका जो है कैंसर की जानकारी होते ही वो विदेश की ओर भागता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ पे संसाधन है ही नहीं। और इस तरह की जब बातें होती हैं तब गवर्नमेंट पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि उनके पास क्या बजट नहीं है, इतना हेल्थ बजट नहीं है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सके। देखिए इसमें इस पहलू को हमें ऐसे भी देखना पड़ेगा कि आपके इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है वो यहाँ पर भी आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर ट्रीटमेंट का वैसे मैं बात करूँ या डायग्नोस्टिक की, तो भारत में सबसे चीप रेट है, सबसे सस्ता यहाँ पे इलाज, कैंसर का इलाज, सारा इलाज यहाँ पे सस्ता। आप अगर इलाज की बात करें तो हाँ ये ज़रूर है कि एक तबका तो फिर भी बाहर जाएगा, उनको लगता है कि वहाँ पे पर भारत में फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश में देखें तो अब काफ़ी हद तक काफ़ी ज़िलों में सिटी स्कैन लग गया है, पर हरियाणा में देखें तो अभी भी काफ़ी ज़िले हैं जिनमें नहीं लगा है। बिहार में देखें तो अभी वही सारा चैलेंज है। तो वो जो डिस्पैरिटी है उसको एक गैप एनालिसिस करना ज़रूरी है, और उस स्तर पे उस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट पार्टनर्स को वो देंगे तो काफ़ी हद तक ये जो गैप है इसको प्राइवेट पार्टनर फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल कमेंट आप तीनों से लेना चाहूँगा कि बजट हर गवर्नमेंट बनने के बाद आते रहते हैं बजट, लेकिन किन बिंदुओं पर हर बार का बजट निराश करता है, इस तथ्य पर भी एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहूँगा। हाँ देखिए, मेरे हिसाब से नंबर 1 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सब बच्चों को जो नेसेसरी वैक्सीन हैं वो लगनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हर आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट क्लिनिक्स में। नंबर 1। नंबर 2 डिटेक्शन, जितने भी लोग हैं उनका सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है, फॉर ट्यूबरकुलोसिस, फॉर कैंसर, जो अदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका सर्वेलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा, मैंने आपको पहले भी बताया था भी बेड स्ट्रेंथ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को, वो जो है अपने हॉस्पिटल नए खोले जाने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ जो है इसके पैनल पे हैं, पर उनको जो है प्रॉपर OPD के चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस या बेड चार्जेस जो वो नहीं दिए जाए, दे शुड इम्प्रूव। जी बहुत प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व। जी बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे आपने डॉक्टर साहब। आपसे फाइनल कमेंट आगामी बजट को लेकर, आपका व्यक्तिगत नज़रिया, आकांक्षाएं, अपेक्षा। देखिए, जो भी सबसे बड़ी बात है कि हम बजट में जो भी बजट आ रहा है वो एग्जिस्टिंग जो है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहा है, विजन कहीं नहीं है। कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी से ही AI के लिए स्पेशल बजट अलॉट कर दिया है कि वो AI को आगे कैसे यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है उसको कैसे यूज़ करेंगे कि वो सबसे अपने एवरी नुक एंड कॉर्नर पे पहुंच जाए हर कंट्री के पार्ट को, और उससे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की जो है जो कमी रह जाती है वो पूरी भी हो सकती है। आप बेटर देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें पहुँच पा रही हैं या नहीं पा रही। दूसरी चीज़ है, हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च में हमारा जो है बहुत पुअर है। हमारी कंट्री में बहुत कैपेसिटी है, पर आप देखिए कितने के रिसर्च
जो हैं इंडिया से आ रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का भी जिक्र ज़रूरी है। आपका फाइनल कमेंट जानूंगा बजट को लेकर, आपका व्यक्तिगत नज़रिया क्या है। उसके साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि हर बरसात के बाद डेंगू भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, डेंगू पर कंट्रोल के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान की ज़रूरत है। जी सो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ जैसी इश्यूज भी आजकल बहुत प्रोमिनेंट है और इस पे ना कि सरकार, हम खुद भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ का। एंड कोविड के बाद इसके बारे में जागरूकता बहुत बड़ी है कि पहले पूरा स्टिग्मा था कि साइकेट्रिस्ट के पास जाते तो मतलब कि आप पागल हैं एंड एक्सेप्टेबल नहीं था ये फैक्ट। बट कोविड के बाद थोड़ा होके हुए हैं सब कि हाँ कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है या मैं नहीं कर पा रहा किसी चीज़ से, तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है इस वक्त। एंड मैं चाहती हूँ कि थोड़ी इसके बारे में भी प्रावधान हो कि इनके नंबर भी बढ़ाए जाए एंड इनकी सर्विस एक्सेसिबल हो पाए। एंड देखिए जैसे जो हमारे गरीब परिवार के लोग होते हैं उनके लिए निःशुल्क मिली जाए, कि काउंसलर्स अवेलेबल होने चाहिए सबके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं चाहती हूँ कि सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बिकॉज आप देखें कि जैसे अनफॉर्चुनेट पेशेंट की डेथ हो जाती है तो अटेंडेंट्स एंड रिलेटिव सारे मिलके डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है, मार पिटाई होती है। एंड जहाँ पे हमारे इनोसेंट बच्चे जो वहाँ पे बाई चांस भी होते हैं वहाँ पे दे गेट सीरियसली इंजर्ड। एंड जब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, आप दोबारा हॉस्पिटल आने से डरते हो। अभी जैसे जो कुछ दिन पहले भी इंसिडेंट्स हुए, मैं पर्सनली जानती हूँ कि अब जैसे जो नर्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही क्योंकि उनको इतना खौफ आ गया कि क्या होगा अगर मैं अब जाती दोबारा हॉस्पिटल। तो सिक्योरिटी गार्ड्स का बढ़ाना ज़रूरी है, मेटल डिटेक्टर्स का होना ज़रूरी है। देखिए आप नंबर बढ़ा लीजिए, सब कर लीजिए, बट एट द एंड ऑफ इट जब आप एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाओगे ना अपने बच्चों को काम करने के लिए तो कैसे होगा। एंड तो सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली इसमें काम करना ज़रूरी है। एंड डेंगू इज़ अ प्रॉब्लम यहाँ पे क्योंकि वाटर लॉगेज आप जैसे आप देख ही सकते हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो दिल्ली में पानी भर जाता है हर जगह। तो क्लीनेज ऑफ सीवेज सिस्टम्स ऑन टाइम एंड डिसइंफेक्टेंट्स एंड जैसे हम स्प्रे करते हैं मस्कीटोज़ के लिए एवरी वंस इन अ वाइल, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी ज़रूरी है अभी के लिए। जी बहुत शुक्रिया। आपने तमाम दिग्गज डॉक्टर्स से इस हेल्थ बजट में क्या मुख्य बिंदु ऐड ऑन होने चाहिए ये जाने। तमाम अहम जानकारियां आपने मेडिकल इंडस्ट्री में खामियों से जुड़ी जानी। हेल्थ बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इस पर हमारी एक कवरेज लगातार जारी है और हेल्थ बजट आने के बाद भी इन डॉक्टर्स से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।